हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद लॉ क्लासेस में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाइए क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही समझने वाला टॉपिक है, क्योंकि अंतर ही है सबसे बड़ा मंत्र। ये अंतर ही आपको जिताने वाला है। और आज हम डिफरेंस किस में करेंगे? आईपीसी और सीआरपीसी में। इंडियन पीनल कोड जिसका नाम है भारतीय दंड संहिता, और सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो जितने भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि जो भी जुडिशियल एस्पिरेंट्स है, क्लर्क एस्पिरेंट्स है, एलएलबी स्टूडेंट्स है, अदर एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी के लिए ये जो अंतर का मंत्र है ये आप लोगों को याद करके चलना है। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सभी का उम्मीद लॉ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके और टाइम से आप लोग क्लासेस देख लें। इसके साथ ही साथ में आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी सेव करके रख लेना है। कोई डाउट हो आपको लॉ से रिलेटेड, आपको क्वेश्चन व्हाट्सएप पे डालना है, आप टाइप करके भेजे या स्क्रीनशॉट करके भेजे, उसका सॉल्यूशन भी हम आपको करवाएंगे। तो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आईपीसी और सीआरपीसी। बच्चे बड़ा ही कंफ्यूज रहते हैं, तो आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बात करते हैं इंडियन पीनल कोड की, भारतीय दंड संहिता 1860 की हम बात करते हैं। तो ये कानून इतना अच्छे तरीके से बनाया गया है और जिन्होंने बनाया है तो उनकी तो जितनी तारीफ मैं करूँ उतनी ही कम है, क्योंकि जिन्होंने वो कानून बनाया है तो उसमें बहुत कम अमेंडमेंट्स हुए हैं अपने आईपीसी में। तो इंडियन पीनल कोड को भारतीय दंड संहिता, और पहले इसे क्या कहते थे? पहले इसे ताजे राते हिंद कहा जाता था। तो ताजे राते हिंद बोलते हैं ना, ताजे राते हिंद की दफा 302 के तहत ये सजा सुनाई जाती है। तो ताजे राते हिंद का मतलब ही क्या होता है? भारतीय दंड संहिता होता है। तो देखिए, इंडियन पीनल कोड क्या है? एक सब्सटेंटिव लॉ है, एक सारवान विधि है जो क्या बताती है? विच डिस्क्राइब्स ऑफेंस एंड पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस। जो ये बताती है ऑफेंस क्या है, और कोई ऑफेंस आप कर देते हो, कोई अपराध आप कर देते हो तो उसका पनिशमेंट, उसका दंड क्या दिया जाएगा, इसके बारे में भी बताती है। साथ ही साथ में क्या अपराध नहीं है इसके बारे में भी कौन बताती है? इंडियन पीनल कोड बताती है। तो ऑफेंस क्या है ये 2N में आप देखेंगे सीआरपीसी में, या फिर आईपीसी की धारा 40 में आप देखेंगे ऑफेंस परिभाषा, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से दी हुई है कि ऑफेंस क्या होता है। अब ऑफेंस कहाँ नहीं होता है वो भी हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए, पहला जो फर्स्ट लॉ कमीशन बना था, उनके चेयरमैन साहब जो थे वो थे लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले। उन्होंने ये ड्राफ्ट तैयार किया था आईपीसी का। पहले क्या था कि पहले पूरे भारत में अलग अलग दंडों के प्रावधान दिए गए थे। उसके बाद में 1834 में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया, और ये जो आईपीसी का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है 1834 में, फिर ये लागू कब हुआ? आपका 1860 में, जो अभी तक ये चल रहा है। जैसे बात करते हैं कि इन्होंने एक प्रोविजन डाला हुआ है आपका रैश एंड नेग्लिजेंस वाला। तो रैश एंड नेग्लिजेंस वाला आपको दिया हुआ है, तो वो देखिए उनकी दूरदर्शिता कितनी थी कि अभी तक भी वो प्रावधान आपका चल रहा है। अब देखिए, इसमें इसका जो फर्स्ट लॉ कमीशन है, इसका मकसद क्या था कि जितने भी क्रिमिनल लॉज है और जितने भी आपके सिविल लॉज हैं, जितने भी पेनल लॉज हैं, उनका कोडिफिकेशन करना। क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग दंडों के प्रावधान दिए हुए थे, तो सबको ये एक मत कर दिया इसने कि ये दंड आपने किया है तो पूरे भारत पर ये लागू हो चुका है। अभी वो 2019 में जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उससे पूरे होल ऑफ इंडिया में ये आईपीसी एप्लीकेबल हो चुकी है। इसके अलावा दूसरा काम क्या है? द लॉ एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन्स। ये सभी पर्सन्स पे अप्लाई होता है। इसमें आपका कोई पर्सनल लॉ नहीं देखा जाएगा। जो आपका आईपीसी है वो पूरे भारत में सभी व्यक्तियों पे एप्लीकेबल होता है। ये तो हुई आपकी आईपीसी की बात। अब आईपीसी किस किस को डील करता है? तो आईपीसी 3 चीजों को डील करता है। किस किस को करता है? व्हाट इज ऑफेंस, व्हाट इज नॉट
offense and punishment thereof. Punishment thereof. तो तीन चीजों की ये बात करता है आपका कि ऑफेंस क्या है, क्या ऑफेंस नहीं है, और पनिशमेंट इसका कहां कहां दिया हुआ है। तो बात करते हैं ऑफेंस क्या है। तो ये आप सेक्शन नंबर 40 आप आईपीसी का पढ़ेंगे। रीड विथ सेक्शन आपको किसके साथ में पढ़ना है, सीआरपीसी की धारा 2N में, सीआरपीसी में दिया हुआ है, उसके साथ आपको ऑफेंस की परिभाषा पढ़नी है, अपराध क्या होता है। अब ऑफेंस क्या नहीं है ये आपको चैप्टर नंबर 4 आईपीसी में दिया हुआ है, जिसमें आपके जनरल एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, सामान्य अपवाद दिए हुए हैं। अगर आप उन अपवादों के अंतर्गत आते हैं तो आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है, तो वो ऑफेंस नहीं है। और इनके सभी के पनिशमेंट की अलग अलग आपको सभी की क्या दे रखे हैं, पनिशमेंट्स आपको दिए हुए हैं। तो मेनली तीन बातों पे डील करता है आईपीसी, अपराध क्या है और क्या अपराध नहीं है और इसका दंड क्या है। ये तीन ही चीजें हैं जिनको ये डील करता है आईपीसी। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सीआरपीसी की। तो सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है। आप ये मान के चलो कि वो ये जैसे गाड़ी में पेट्रोल आप डलवा लेते हो तो चलने का काम तो फिर गाड़ी करेगी, ठीक है। तो पेट्रोल तो आईपीसी है और गाड़ी जो चला रहे हो आप वो क्या है, सीआरपीसी। तो बस ये सीआरपीसी क्या है, एक प्रोसीजरल लॉ है, एक प्रक्रियात्मक विधि है। और ये प्रक्रियात्मक विधि दंड प्रक्रिया जो संहिता है ये क्या बताती है कि कोई भी अपराध हुआ है तो उसको फॉलो कैसे करना है, क्या प्रोसेस फॉलो किया जाए, ये हमारा सीआरपीसी बताता है। इसके अलावा ये इसको मशीनरी प्रोवाइड कराता है। जैसे रॉ मटेरियल तो आप लेकर के आ गए, लेकिन उसको जब तक उस मशीनरी में नहीं डालोगे, उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक वो फाइनल प्रोडक्ट बन के नहीं आएगा। वैसे ही सीआरपीसी आईपीसी को एक मशीनरी प्रोवाइड कराती है कि ये अपराध हो गया तो इसको कैसे डील करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ दी हुई है, आपकी सीआरपीसी में दी हुई है। आईपीसी तो केवल अपराधों को बताने का काम करता है, लेकिन प्रोसीजर इसका कहाँ दिया हुआ है, सीआरपीसी दिया हुआ है। तो बिना सीआरपीसी आईपीसी आगे नहीं चल सकती। अब देखिए सीआरपीसी क्या क्या बताता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके कि दंड प्रक्रिया संहिता कि किसी भी क्राइम का अन्वेषण, कोई अपराध हुआ है उसका अनुसंधान, उसका अन्वेषण कौन बताता है, सीआरपीसी। कोई भी शक है किसी क्रिमिनल पे उसको पकड़ना, एप्रीहेंशन करना। तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट बात, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, क्या है, साक्ष्यों को एकत्रित करना। और नेक्स्ट क्या है, क्या निर्धारण करना, पनिशमेंट इसको कितना दिया जाए ये भी निर्धारण करने का काम सीआरपीसी करता है, क्योंकि वहां पे कोर्ट्स की पावर दे रखी है कि कौन सा कोर्ट कितनी पावर दे सकता है, कौन सा कोर्ट कितना पनिशमेंट दे सकता है। और इसमें आपका एग्जीक्यूशन, रेमिशन वो भी है कि दंड अगर किसी को कोई दिया हुआ है तो क्या उसको कम किया जा सकता है, क्या उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें कौन बताती है, सीआरपीसी आपको बताती है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट एंड इनोसेंस ऑफ पर्सन। किसी भी पर्सन पे कोई अपराध का दोष लगाया जाता है, कोई अपराध का चार्ज लगाया जाता है, तो उसका जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी डील करता है। और सीआरपीसी का मेन मकसद क्या होता है कि किसी भी पर्सन का जो अक्यूज्ड है उसकी दोषिता और उसकी निर्दोषिता का जो निर्धारण है वो किसके तहत किया जाता है, सीआरपीसी के तहत किया जाता है। और किसके अंडर में होगा, ट्रायल होगी, या तो ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन होगा या वारंट ट्रायल होगी। और वारंट ट्रायल भी दो मैंने आपको बताई थी, वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट, वारंट ट्रायल अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। इसके अलावा समन्स ट्रायल है और इसके अलावा आपकी समरी ट्रायल है। तो इन ट्रायल का मेन मकसद क्या होता है, किसी भी पर्सन की दोषिता और निर्दोषिता का निर्धारण करने का काम सीआरपीसी बताती है। इसीलिए मैंने बोला कि सीआरपीसी क्या है, मशीनरी है। अब बात करते हैं कि सीआरपीसी में क्या प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। तो ये मैंने प्रिंसिपल्स का ऑलरेडी वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे, थोड़ा मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो फेयर ट्रायल होनी चाहिए, जो निष्पक्ष विचारण है वो आपका होना चाहिए। निष्पक्ष विचारण कैसे होगा बताओ,
निष्पक्ष विचारण कैसे होता है, जो विटनेस है और प्रोसिक्यूशन है दोनों को फेयर अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए अपना अपना पक्ष रखने का, ताकि वो सबूतों को पेश कर सके और जो निर्णय है वो सही हो सके। इसके अलावा नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, इसको मैंने पूरा डिटेल से आपको बता रखा है। अवॉइड डिले, जैसे आपका प्रोविजन दिया हुआ है कि पुलिस को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के या कोर्ट के सामने उसको पेश करना पड़ता है जिसको आपने गिरफ्तार किया है, ठीक है। तो ये आपका अवॉइड डिले वाला प्रिंसिपल अप्लाई होगा। बाकी और डिटेल से आपको पढ़ना है तो वो प्रिंसिपल्स वाला आप वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको सीआरपीसी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो ये तो अभी इंट्रोडक्शन ही है कि आईपीसी क्या है और सीआरपीसी क्या है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो सबसे पहला तो डिफरेंस है कि आईपीसी क्या है, सारवान विधि है, सारवान विधि है, और सीआरपीसी क्या है, आपकी प्रक्रियात्मक विधि है, प्रक्रियात्मक विधि है आपकी, ठीक है। आईपीसी क्या बताता है, अपराध क्या है और इसका दंड क्या है, अपराध और दंड दोनों बताता है आपका, अपराध और दंड दोनों बताता है। और जो सीआरपीसी है आपकी वो क्या बताती है, मशीनरी बताती है कि ये काम कैसे करेगी। अब बात करते हैं ये एनेक्ट कब हुआ था, 1860 में एनेक्ट हुआ था, और ये कब आपका एनेक्ट हुआ था, 1974 में ये एनेक्ट हुआ था, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कितने सेक्शंस हैं, 511 सेक्शंस है और 23 चैप्टर्स है, जिसमें आपके ऑफेंसेस आ गए, क्या ऑफेंस नहीं है, चैप्टर नंबर 4 आपको दिया हुआ है और इनके पनिशमेंट अलग अलग आपको दिया हुआ है। जैसे आप चैप्टर नंबर 16 आप पढ़ेंगे और 17, वो दोनों तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ह्यूमन बॉडी के लिए है और एक प्रॉपर्टी के लिए है, अपराध आपके, ठीक है। तो वो दोनों आपके चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए कितने सेक्शन है, 484, इसको चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो दिखते समान ही है ये, तो 484 सेक्शन है। कितने चैप्टर्स हैं, 37 चैप्टर्स हैं और 2 शेड्यूल आपको दिया हुआ है। इन 2 शेड्यूल में एक में तो क्लासिफिकेशन आपका दिया हुआ है और दूसरे में आपको फॉर्म्स दिया हुआ है। और फॉर्म्स आपके कितने हैं, फॉर्म्स आपके 56 दिए हुए हैं। क्लासिफिकेशन एक तो आईपीसी के तहत और एक अदर लॉ के तहत आपको दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको उस शेड्यूल में क्या बता रखा है कि कौन सा अपराध कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, और कौन सा मजिस्ट्रेट उसे ट्रायल करेगा। सारी चीजें आपको फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट पार्ट में जो आईपीसी को डील करता है वो दिया हुआ है। तो क्या प्रोवाइड कराता है आईपीसी, सीआरपीसी आईपीसी को मशीनरी प्रोवाइड करवाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे कि आईपीसी क्या होता है और सीआरपीसी क्या होता है। ऐसे वीडियोस के लिए हमारी क्लासेस में आप बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ में डिफरेंस क्या होता है। सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ में डिफरेंस क्या होता है, इन डिफरेंसेस से ही आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कोई भी लॉ को अगर पढ़ना है तो आपको उसकी पकड़ बनानी है, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले अंतर के लिए और अपने जीत का मंत्र बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।